बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर कमर फ़ारूक और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बार्सिलोना से मिर्ज़ा नदीम बेग साहब। बार्सिलोना कौंसल खाना के हवाले से गुज़श्ता 2 माह में बहुत सारी ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जो ना सिर्फ ख़बरें हैं बल्कि उन पर बहुत सारा ऐसा मवाद है जो झूठ पर मबनी है या शक की बुनियाद पर है। असल क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस अब तक कहाँ पहुँचा है या इसकी क्या हकीकत है। आज तक की जो पेशरफ्त है उस हवाले से मैं जानने की कोशिश करूँगा मिर्ज़ा नदीम बेग साहब से। जी मिर्ज़ा साहब, पेशरफ्त क्या है अब तक? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हसास मौजू के ऊपर जो है गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया। यहाँ पर एक वजाहत जो है मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप एक ही मौजू के ऊपर लेकर बैठ गए हैं, ये मौजू अब ख़त्म हो चुका है, ये मौजू ऐसा है कि जिसको अब डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के खिदमत में मेरी जो है गुजारिश है कि उनको मालूम नहीं है कि ये केस बहुत ही हसास नौइयत का है। हसासियत इस एतबार से है कि ये सिर्फ़ एक शख्स के ख़िलाफ़ केस नहीं है, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान की जो है इज़्ज़त दाव पर लगी हुई है, उसका केस है और हमें उस इज़्ज़त का दिफ़ा करना है। ये मत समझे कि एक जो शख्स था मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग जो कौंसल जनरल था, उसके ऊपर एक खातून ने हरासगी का इल्ज़ाम लगा दिया और ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। ये केस अभी तक चल रहा है। अब उसमें जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है डॉक्टर साहब, कि जो हमें पता चला है कि वो ये कि उस खातून ने कि जिसने इल्ज़ाम लगाया था मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग के ऊपर, उन्होंने उसमें 2 किस्म के केस जो है वो दायर किए हैं। एक तो है फ़ौजदारी का केस कि जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने उनके साथ जिनसी हरासगी नहीं बल्कि जिनसी जो है वो असाल्ट भी किया है और वो जो है वो काम हुआ है। और दूसरी उसमें यह है कि उस खातून ने, जिसका नाम के अखबारात में भी आज लिखा हुआ है मिसिज़ ए.यू, कि मिसिज़ ए.यू ने ये भी जो है इल्ज़ाम लगाया कि लेबर की वायलेशन भी हुई है उनके साथ, क्योंकि वो वर्कर थी वहाँ पर अदारे के अंदर। तो ये 2 किस्म के केस हैं। उसमें पहला जो है वो मुसालती कमेटी बैठाई जाती है, जैसे आप किसी के ख़िलाफ़ लेबर का कोई कानून के तहत मुकदमा करते हैं तो उसके ऊपर पहले एक मसालती कमीशन बैठाया जाता है कि जो ये करता है कोशिश कि आप अगर इम्प्रेसारी और मैं आपका मुलाजिम हूँ तो आप दोनों को आमने सामने बिठा कर उस मसले को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो ये ताज़ा तरीन उसमें डेवलपमेंट है। जी, जो हरासमेंट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो केस ये वर्कर का है, इस हवाले से क्या उनका ये केस, जबकि आपने ही मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो यहाँ पर लीगल नहीं है। जब इंसान लीगल नहीं होता तो उसका सोशल यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं होता। तो क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह लेबर कोर्ट में जाना, ये तज़ाद या इसमें क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, बड़ी हैरानी की बात है कि जो उस खातून ने दावा किया है कि उनके साथ लेबर लॉ की वायलेशन की गई है, उनको उनके जो है वो वाजबात भी नहीं दिए गए, और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें कहा गया है कि उनका सोशल सिक्योरिटी के साथ जो है वो भी वाबस्तगी नहीं थी। जैसा कि ये तो हर बंदा जानता है कि यहाँ पर सिर्फ़ उस शख्स को सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम से वाबस्ता किया जाता है कि जो लीगल स्टेटस का हामिल हो, या एक ऐसा मुलाजिम के जो अपने मुल्क से वो यहाँ पर आया है डेपोटेशन के ऊपर, तो उसको जो है वो अलाट किया जाता है। वरना तीसरी कोई सूरत नहीं है कि इल्लीगल एक बंदा हो और उसको सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम के साथ यहाँ पर बांध दिया जाए या वाबस्ता कर दिया जाए, ये किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये केस अगर सुलेमान बाबर बेग के ख़िलाफ़ है तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये केस जो है ये होना चाहिए वो जो साबिक कौंसल जनरल थे जिन्होंने इस खातून को भर्ती किया था। वो कौन सी डेट है, किस साल इनको रखा गया? सर, इनको 2019 में रखा गया था। और इसके ऊपर जो है मैंने जैसे कि पहले भी एक प्रोग्राम में आपके अर्ज़ किया था कि इन खातून ने ये किया है कि इनकी वाजबी तालीम है, FA तालीम है, कि जिसके ऊपर इनको भर्ती किया गया है। और वो भी इंकशाफ उस वक़्त हुआ कि जब मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब ने इनके जो है वो कवायफ की जो फ़ाइल मंगवाई तो उसमें देखा गया कि ना तो वहाँ पर इनकी कोई MA BA की डिग्री थी और ना ही वहाँ पर इनका CV था, यानी इनको बग़ैर CV के भी रखा गया है। और यहाँ पर जो है ये भी कानून की वायलेशन की गई है। फिर असल मसला ये था कि अगर तो ये हेल्प डेस्क तक होती तो चलें कह सकते हैं कि आप किसी खातून की फ़ाइनेंशियल एड हो रही है जो अपने 3 बच्चों के साथ या 4 बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही है,
لیکن اس کو جو ہے ایک ایسی ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا کہ جو پورے کے پورے ادارے کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی. تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ اس خاتون کی کوالیفیکیشن اس پر نہیں تھی. پھر اس خاتون کے انڈر جو ہے وہ ملازمین بھی آتے تھے کہ جو پاکستان سے یہاں پر آئے تھے, جنہیں پاکستان بیس یا فارن آفس نے جن کو بھیجا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے ایک حربہ استعمال کیا ہے, یا ان کے مشیروں نے ان کو کہا ہے کہ وہ جو ارائیگو لیورال ہے اس کے تحت اگر اس کیس کو کریں گی تو ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو کانٹریکٹ لینا نہیں پڑے گا. لیکن اس کا اصل کلپرٹ جو ہے وہ سابق کونسل جنرل جنہوں نے اس کو بھرتی کیا تھا, اور ان کا نام عمران علی چودھری صاحب ہے. لیکن جیسے کہہ رہے ہیں کہ واجبی سی تعلیم ہے اور کوئی اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے, ہیلپ ڈیسک پر ہوں تو چلیں بات بنتی ہے, کہنے کو مزہ آتا ہے کہ چلیں ہیلپ ڈیسک پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر آپ نے فارم فل کروانا ہوتا ہے, جو ایک دو فارم فل کرنے کے بعد تجربہ ہو جاتا ہے بندے کو. لیکن گزشتہ دنوں میں نے جو گزشتہ اپنے یہاں پر کونسل جنرل صاحب تھے, تو انہوں نے ابھی تو وہ سفیر محترم ہے وہاں پر عمان کے اندر, تو انہوں نے کوئی پوسٹ لگائی تو نیچے کسی دوست نے لکھا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر وہ خاتون ادھر ہوتی تو یہ کام 2 گنا زیادہ ہو جاتا, زیادہ اچھی پرفارمنس ہوتی. اس کا کیا مطلب کہ یعنی کہ وہ سفارتی امور یا سفارتی جو کام ہے ان کو بہت زیادہ جانتی ہے؟ نہیں, وہاں پہ یہ ہو سکتا تھا کہ عمان میں بھی جا کر جو ہے اسی طرح سے کمیونٹی کو شکایتیں ہوتی, وہاں پر بھی روز جھگڑے ہوتے, وہاں پر بھی ان کے رویے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کو آگ لگانے کی کوشش کرتے. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایبلٹی ہے. باقی جس طرح سے ان کے انڈر دیا گیا تھا ان ملازمین کو جو پاکستان سے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, جس میں اکاؤنٹنٹ آپ جانتے ہیں سحر ہے, یوسف صاحب اتنے سینئر ہیں, ان کے علاوہ شاکر صاحب ہیں, اور وہ جو اشفاق صاحب ہیں پاسپورٹ والے, اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں وہاں پر کہ جن کی تعلیم ان سے بہت زیادہ ہے, لیکن ان لوگوں کو ان کے انڈر دینا اور ان کے ذریعے سے کام کرانا. بلکہ پہلے بھی یہ پروگراموں میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ خاتون وہاں پر ایز اے ڈپٹی کونسل جنرل کام کر رہی تھی, اور ایک اعتبار سے یہ کونسل جنرل فلی بھی تھی. وہ اس طرح سے کہ یہ عمران علی چودھری کے سائن بھی کرتی تھی. میں آپ کو روکوں گا, ڈپٹی کونسل جنرل کتنے تھے؟ ایک صاحب بھی باہر مختلف پروگرامز میں جب جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کونسل جنرل صاحب نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, ڈپٹی کونسل جنرل آ گیا ہے. تو کتنے ڈپٹی کونسل جنرل تھے اس کانسلیٹ کے اندر؟ نہیں, یہاں مذاق تھا یہ مذاق واقعتاً تھا, اور اس مذاق کا انکشاف اس وقت ہوا کہ جب وہ کرونا کے دنوں میں جب عمران صاحب غالباً بیمار ہوئے تو کوئی 14 اگست کا فنکشن آیا, تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے جھنڈا لہرانا تھا. ان کے جو ہے وہ پروٹوکول کے مطابق تو اتنی محترمہ کو جو ہے وہ پرچم لہرانا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر یوسف صاحب کو آگے کر دیا گیا, جس سے پتہ یہ چلا کہ اصل تو وہ ہیں, باقی تو سارا کچھ انہوں نے اپنی مرضی کا کھیل جو ہے وہ کھیلا ہوا ہے. اور یہی اصل میں معاملہ جو ہے یہ بعد میں بھی جاری رہا, اور اس کو سلمان بابر بیگ صاحب نے روکنے کی کوشش کی تھی. میرا صاحب آج میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کچھ فوجداری مقدمات کے حوالے سے کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں. ان خبروں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں اسپینش اخبارات کے اندر بھی کوئی مقدمے کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. وہ خبریں میں نے بھی دونوں دیکھی ہیں, ایک میں نے ایرا پنکات میں دیکھی ہے, اور دوسری جو ہے وہ ایک اور اخبار ہے کہ جسے بزدلا سیودادان یا کچھ طرح کر کے اس کا نام ہے, اس میں نے دیکھی ہے. تو وہاں تو بڑے انکشافات ہوئے ہیں. ہمیں جو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہمارے دوستوں نے خبریں لگائی ہیں, اس میں سے وہ جو اصل خبر کی جان تھی وہ تو نکال دی انہوں نے. دیکھیں, یہ واقعہ جو ہے اس خاتون کے بقول کہ ان سے فروری سے لے کر مارچ تک ان کو ہراساں کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ ہوا یہ کیس ہراساں کرنے کا, تو اتنا عرصہ وہ کہاں پر غائب رہی؟ انہوں نے کیا جو ہے وہ اپنا جو ان کا بڑا باس تھا سفیر پاکستان, ان کو اس سے پہلے مطلع کیا انہوں نے کہ اس طرح سے میرے یہاں ادارے میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اچھا, دوسرا بات یہ کہ فرض کریں کہ آپ اور میں ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہراس کر رہا ہے یا مجھے کوئی ہراس کر رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ میں آپ سے تو کبھی نہ کبھی شیئر کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس طرح سے جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہراس کر رہا ہے. تو اس نے جو ہے خاتون نے کسی اپنی کولیگ کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا, وہ بھی ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اور پھر بڑی مزیداری کی بات ہے کہ اس میں ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ جس ڈیٹ کو یہ مقدمہ کیا گیا یہاں پر خزگادو دے بارسلونا کے سامنے, وہ تاریخ وہاں پر لکھی ہوئی ہے 29 جولائی کو, جبکہ ان کی ٹرمینیشن کا آرڈر جو آپ دکھائیے ابھی کہ تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جو 13 جون کو جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے, یعنی 13 جون کو ان کا ٹرمینیشن وہاں سے ہو چکا ہے, ان کو کونسلیٹ سے نکال دیا گیا ہے. اس کے بعد خاتون کو یاد آتا ہے کہ اوہو میرے ساتھ تو زیادتی بھی ہو گئی, مجھے تو ہراس بھی کیا گیا. تو وہ پھر جا کے 29 جولائی کو
केस करवाती है सलमान बाबर बेग साहब के पास साहब 29 को, और फिर 30 को दूसरा केस इन्होंने लेबर का किया, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये दोनों केस जो है ये आकर जुलाई एंड में किए गए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतनी सच्ची थी और इनके साथ इतनी ज़्यादती हुई और बाद में इतना जज्बा ईमानी बेदार हुआ कि वो उसका एतराफ़ कर लिया। मेजर साहब, इस दौरान तहकीक के लिए जो 2 लोग आए हैं वो किस डेट को आए? क्योंकि ये अगस्त में वापस जा रहे हैं, तो जुलाई की आखिरी डेट को अगर ये सारा कुछ होता है तो ये इतना अरसा खामोशी या इतना अरसा 2-3 उस दौरान जो है वो शुजात साहब ने एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दिया था, और वो इंक्वायरी कमीशन जो है पता नहीं अब इन्होंने कंसर्न में उनको बताया शुजात राठौर साहब को, क्योंकि जो केसों की तारीखें हैं वही अखबार के अंदर लिखी हुई हैं, और वो मैं आपको कहूँगा कि वो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाएं ताकि लोगों को ये पता चले कि 29 का जिक्र है उसमें जुलाई का, कि उस दौरान पहला केस खुशगादो दे बार्सिलोना में हुआ है और दूसरा गालबन 30 को जो है वो लेबर का किया गया है। उससे पहले जो इंक्वायरी हुई है वो महकमाना अगर हुई है तो वो ज़ाहिर बात है कि शुजात राठौर साहब के मुतल्लिक वो उनके कहने पर हुई होगी। और इस पर जो है डॉक्टर हुमा जमशेद का एक बहुत ही आई ओपनर जो है वो कमेंट है कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो दोनों आकर जो है वो यहाँ पर सरकारी होटल में मज़े लेते रहे, और ज़ाहिर बात है कि जो इंक्वायरी कमीशन यहाँ पर 2 रुकनी भेजा गया था वो ज़ाहिर बात है कि शुजात राठौर उनके साथ मौजूद रहे हैं, वो किस हैसियत में वहाँ पर मौजूद रहे हैं। और मैं एक बात जो तकरार कह रहा हूँ और अब आपके कैमरे को फिर गवाह बना कर कह रहा हूँ कि इनका हफ्तावार जो है बार्सिलोना का विजिट देखा जाए वो किस पर्पज़ के लिए होता था। अब तो ये लोग सब कह रहे हैं ना कि हम उसके खिलाफ को गुस्सा निकाल रहे हैं, वो किस पर्पज़ के लिए होता था? क्या कोई पेशा वाराना अमूर सर अंजाम दिए जाते थे, या कोई आके कौंसलेट में दफ्ती अमूर सर अंजाम दिए जाते थे, और कौन सी ऐसी सफारतकारी है कि जो रात के वक्त में होती है? इनका पूरा जो है वो लॉग निकलवाया जाए और देखा जाए कि ये कितने दिन बार्सिलोना में आकर रहते रहे हैं। लेकिन ये बात भी मेजर साहब काबिल गौर है कि आप टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं कि उन्हें फारिग कर दिया गया था 13 जून को, लेकिन अभी भी बात ये हो रही है कि वो छुट्टी पर हैं और उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? क्या वो टर्मिनेशन लेटर जो है, जो अभी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा चुके हैं, तो वो जाली है या उसको तस्लीम ही नहीं किया जा रहा? देखिए सर, उसके ऊपर जाली तो तब होगा ना कि उसके ऊपर सलमान बेग साहब के साइन ना हो, उसके ऊपर सफारत खाना जो कौंसल खाना है उसकी स्टैंप ना हो, वो दोनों चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। उसके ऊपर फ़ाइल नंबर भी लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो 13 जून की तारीख भी उसके ऊपर नुमायाँ तरीन है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, उसके बावजूद अगर उसको नहीं निकाला गया, यहीं तो आकर जो है वो असल में स्टोरी का उक्ता खुलता है कि लगता है कि एक जो अफसल अदारे का मुलाजिम है उसको खुड्डे लाइन लगाने के लिए एक टूल के तौर पर उन मोहतरमा को इस्तेमाल किया गया है, और वो पूरी तरह से इस्तेमाल हुई हैं। और उसके बाद जो है वो उन्होंने केस जो है वो उनके ख़िलाफ़ किया। यार ये तो बहुत मामूली बात है, ये कि आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दें। और मैं कहता हूँ खुदा का खौफ करो शुजात राठौर, वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हारे खिलाफ भी कोई इस तरह की इंक्वायरी लग सकती है। लिहाजा जो है वो बेग साहब यहाँ पर ये भी है कि वो ज़ाहिर एम्बेसडर हैं, सफ़ीर मोहतरम है यहाँ पर, उन्होंने अपना फ़र्ज़ मनसबी जो है वो निभाया हो, उन्होंने जो इंक्वायरी उनका बनता था वो करवाई हो, ऐसी सूरत उसमें आप क्या समझते हैं को गरज निकाली गई है? सर देखिए, 2 तरह से उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक तो रिपोर्ट करवाने में, रिपोर्ट देखें मैं आपको दावत देता हूँ, बल्कि मैं अपने नाजरीन को भी ये दावत देता हूँ कि वो जाएं, अगर किसी एम्बेसडर के ख़िलाफ़ या कौंसल जनरल के ख़िलाफ़ वो केस दायर करवाना चाहते हैं तो पुलिस में जाएं, वो कभी भी केस दायर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इम्यूनिटी हासिल होती है। और उस वक्त तक केस दायर नहीं होता जब तक उस अदारे की अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल नहीं देती कि जी आप करें, क्योंकि ये हमारे अदारे के अंदर मामला हुआ है। लेकिन अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वो 2 काम बड़े उन्होंने तनदही के साथ सर अंजाम दिए। पहला जो है पुलिस रिपोर्ट के अंदर मावनत फराहम की उस खातून को कि वो जाकर वहाँ पर करें, और दूसरा जो उन्होंने फौरी तौर पर काम किया और जो अब तक कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने यहाँ के मीडिया को खबर पहुँचाई। मीडिया भी इस कदर आज़ाद नहीं होता कि वो किसी डिप्लोमेट के बारे में जो है वो ख़बर छाप दे उसके बारे में, और फिर डिप्लोमेट गैर मुल्की जो यहाँ पर होते हैं उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी हासिल होती है, उस इम्यूनिटी के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप मीडिया में भी जाकर बात कर दें। और मीडिया भी उस वक्त ख़बर छापता है कि जब उसी अदारे की कोई हाई अथॉरिटी जो है वो उसकी मंजूरी देती है कि जी आप इसको छापें। वो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, लेकिन वो खातून ने जाकर वहाँ पर जो भी बयान दिया है उसके बाद उसको जो है वो वहाँ पर इंडोर्स किया गया और कहा गया है कि ये हमारी तरफ से और हम इसको इंडोर्स करते हैं कि ये इस तरह से हुआ है। उसके बाद ये दोनों काम हुए, और ये दोनों काम जो है ये शुजात राठौर साहब के माथे का सेहरा है कि जो उन्होंने पाकिस्तानियों का यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने तो 3 साल बाद चले जाना है, उन्होंने तो यहाँ पर रहना नहीं। मैंने, आपने और हम जितनी भी यहाँ पर 1 लाख के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती हैं, उनका मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह आज
हमारी मोहतरमा डॉक्टर हुमा जमशेद साहिबा, उन्होंने बहुत सारे चश्म कुशा जो हक़ाइक़ बयान किए हैं। वो पिछले दौर में वो साथी रही हैं, हमेशा कौंसलेट के साथ रही हैं और कौंसलेट की अंदरूनी कहानियों को भी वो जानती हैं। तो उन कहानियों को आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं, या वो भी सिर्फ किसी इख्तलाफ की वजह से हो रहा है सारा? नहीं सर, देखिए मैं सबसे पहले तो बताऊं कि डॉक्टर हुमा खैर कभी भी किसी दौर में पूरी तरह से तो नहीं रही, और ख़ास तौर पे जो पिछला दौर था उनमें तो उनकी कभी भी नहीं बनी थी। वो कहीं ना कहीं इख्तलाफ, मेरा साहब यहाँ पर मैं इख्तलाफ करूँगा, बहुत ज़्यादा बनी थी। मैडम के दफ्तर में आके मोहतरम खताब फरमाया करते थे, जिसमें हमें शिद्दत पसंद पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे, और उस वक्त वो मोहतरमा तालियाँ भी बजाया करते। लेकिन उस ज़माने में ही आपको याद होगा कि 3-4 दिन गालिबन उन्होंने मुसलसल प्रोटेस्ट किया था कौंसलेट के सामने। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर जब वो एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, तो उसमें जब गाला पिन को बुलाया गया था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया था कि उसी कौंसलेट के अमले के ज़रिए से उनको बाहर फेंकवाया गया था। तो ये ना कहें कि वो उनकी कोई पूरा जो है वो उनके साथ गठजोड़ था। वो ज़ाहिर बात है कि ताल्लुकात तो मेरे भी उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहें कि मैं कोई उनका ग़ुलाम हो गया हूँ, तो ये तो नहीं है। हाँ जी, तो ये मामला है कि वो मैं शुक्र अदा इस एतबार से करता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा तबका भी मौजूद था कि जो उसको जो है वो एज ए वोमेन कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। तो ये पहली दफ़ा एक वोमेन की तरफ से बातें आई हैं, और उन्होंने जिस तरह से खुला के अल्फाज लिखे हैं, उन अल्फाज का तस्करा करते हुए भी मैं जो है वो कांपता हूँ, इसलिए कि उसमें बाज़ लोग तो सारे कल्परेट नहीं होते। यहाँ पर भी लफ्ज़ थोड़ा सख्त है कि मुनाफिकत का ही रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि गुज़श्ता दौर के अंदर भी एक खातून बोली थी, उस वक्त औरत कार्ड वाले तो औरत के लिए नहीं बोले थे, उस वक्त एक मर्द के लिए बोले थे। अब अगर औरत कार्ड कह रहे हैं, अब इसका मतलब कि उनकी मंजूर नज़र औरत है, उस वक्त मंजूर नज़र एक मर्द था। नहीं, असल में मंजूर नज़र मर्द नहीं है, अब भी मंजूर, उस वक्त मंजूर नज़र मर्द था जो औरत की बात नहीं सुनी गई। अब भी मंजूर नज़र असल में वो खातून नहीं है। असल में वो मसला ये है कि वो उस बंदे के वो तरीके थे या उस बंदे का जो मजहबी रुझान था उसको टारगेट किया जा रहा है। और पहले दौर के अंदर भी ये मामला था कि वो तो उन्होंने ऐसा सारे जो है वो ग्रोह को पकड़ा हुआ था, कैच किया हुआ था और अपनी जुल्फ़े गुलागीर का असीर बनाया हुआ था। तो उस वक्त तो कोई बोलता नहीं था। ज़ाहिर बात है कि उस वक्त सारे उस खातून, मैं तो कई दफ़ा लिख चुका हूँ कमेंट के अंदर कि मदिया भी एक खातून थी। गो उसने वो इस इंतहा पर जाकर इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन उसने भी अपनी दाद फरियाद इस कम्युनिटी के आगे रखी थी। वो भी हद तक गई थी। उस वक्त उन्हें किसी एम्बेसडर की आशीर्वाद हासिल नहीं थी। ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही होती तो वो भी इस हद तक चले गई थी। जो फॉरेन ऑफिस के अंदर जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उसमें वो हरासगी की बात कर सकती है। तो यहाँ पर बात आपकी वही है कि अगर आशीर्वाद हासिल होती तो ये ऐसा कभी होता ही ना। क्योंकि मैंने भी मोहतरम शुजात राठौर साहब के सामने जो इनकी खुली कचहरी थी उसमें मैंने अपना केस भी रखा था। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम इस पर तहकीक करेंगे और आपको इसका रिज़ल्ट देंगे। मैं इंतज़ार में हूँ, अल्लाह करे तहकीक हो रही हो और बड़ी उम्मीद जाके हो रही हो और उसका ज़रूर रिज़ल्ट निकलेगा। क्योंकि उससे पहले भी जो बहुत सारे मामला पर खुली कचहरियाँ हुई हैं, तहकीक की बात हुई है, जिस तरह आग लगने वाला वाक़या था बारसनीता वाला, उसमें जो हशर पाकिस्तानी कम्यूनिटी का किया गया उस पर अभी तहकीक हो रही है। तहकीक करने वाले इस्तांबुल जाके बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक उस तहकीक का रिज़ल्ट नहीं आया। अगर आता तो शायद कुछ और मामला होते। तो मिर्ज़ा साहब, इसके अलावा अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक मुस्बत चेहरा जो यहाँ पर मेहनती जफाकश के तौर पर सामने आता है और हर जगह पर बात भी होती है, तो लेकिन मिर्ज़ा साहब आखिर में सिर्फ ये पूछूंगा, मुझे एक गिला है, 15 साल से मैं इधर हूँ और 15 साल ही कौंसलेट को बने हुए हो गए हैं। 15 साल मेरी नज़रों के सामने बिल्कुल एक शफाफ सामने गुजरे हैं, क्योंकि बतौर सहाफ़ी मैंने सब प्रोग्राम में गया हूँ। आप समझते हैं कि यहाँ मामलात को हल करने वाला भी कोई अदारा है? कम्युनिटी के खैर खा तो बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिटी के मामे चाचे तो बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिटी के चौधरी तो बहुत ज़्यादा हैं। क्या वो इन क्योंकि मैं पिछले 2.5-3 साल का विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो किसी ने हमदर्दी नहीं की कि आएँ बैठे पंचायत लगाते हैं, मामले को हल करते हैं, अदारों तक क्यों लेके जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई है यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुदब्बर किस्म के चौधरी हैं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पर सब तमाशा देख रहे हैं। बल्कि मैं हैरान हूँ कि आज ही मैंने वो फेडरेशन के एक ग्रुप के अंदर जो है, पाक फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं पाक फेडरेशन, उसके ग्रुप के अंदर मैंने एक कमेंट शेयर किया तो सदर साहब की फ़ौरन तौर पर वजाहत आ गई कि इसको जो है इस मामला से दूर रखा जाए। लेकिन उसके बाद ही दूसरे एक साहब ने जो है वो एक सहाफ़ी की तरफ से लगाई खबर को शेयर किया, लेकिन उसके ऊपर जो है वो मुँह के अंदर कुंगड़ियाँ डालकर सोए रहे।
مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے کہ مفاہمت ہو، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ چیزیں عزیز ہیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں سوچتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میری کرسی جو ہے وہ برقرار رہے، میرا عہدہ برقرار رہے، اور میں کیوں ان معاملات کے اندر آ کر متنازع بنوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جس شکل میں بھی جو ہے کمیونٹی کے گھروں کے اندر یا کمیونٹی کے اندر کو سانپ آ رہا ہے، اگر ہم نے مل کر اس کا مقابلہ نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر سانپ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کس کو ڈسنا ہے، میں نے ندیم بیگ کو ڈسنا ہے یا فلاں صاحب کو نہیں ڈسنا، اس کو اس چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو اس معاملات کو اگر نہ روکا گیا اور مصالحانہ کردار ادا کرنے والے، اب سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مخبریوں کو جو ہے وہ واضح کس طرح سے کر رہے ہیں کہ نام لے کر میرا جو ہے وہ آج ایک پوسٹ لگی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اداروں نوٹس لو اور ندیم بیگ شدت پسند ہے۔ بھائی میں نے کیا شدت پسندی؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ پاکستان میں کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ یہاں پر کبھی کرمنل سرگرمی میں ملوث رہا ہوں، نہ میں نے کبھی کوئی فیک ڈاکومنٹس بنائی ہیں، نہ میں نے کوئی جعلی یہاں پر امپریسا بنایا ہے، نہ میں نے کسی مزدور کا خون چوسا ہے، نہ کسی کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور نہ ہی یہاں کے نظام ٹیکس کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مجھے کس بات پر یہاں کے ادارے بلائیں گے؟ تو یہ ایک جو ہے وہ لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس طرح کر کے یہاں کے اداروں کے منظور نظر بن جائیں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ چاہے جو مرضی کر لیں، اور پولیس کبھی بھی ایک مخبر کی جو ہے مخبری کے اوپر اعتبار نہیں کرتی۔ انہوں نے بھی ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے 20 نہیں 100 قسم کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر ایک سے ان کا خیال جانتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ کسی قسم کا جو ہے آپریشن کرتے ہیں۔ اور یہاں کے اداروں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، یہ کوئی پاکستان کے ادارے نہیں کہ جہاں پر آپ رشوت دے کر جو ہے وہ کام کر لیں۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے کسی نے بھی آ کر جو ہے اس شخص کو نہیں ٹوکا کہ وہ بائی نیم جو ہے وہ اس طرح میرے متعلق، اور مجھے خیر اس پوسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ خود بے نقاب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش کر دیا۔ یہ شدت پسندی والی بات جو ہے نا مرزا صاحب، یہ ہر دور میں چند لوگوں کو ہی شاید اس طرح محسوس ہوتا ہے جب ان کے مفادات پر ڈز پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی آ گئی۔ پچھلے 2.5-3 سال پہلے بھی میرا نام لے کر بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ میرا اخبار بھی مختلف اداروں کے اندر دیتے رہے ہیں کہ یہ اخبار جہاں پر شدت پسندی کو فروغ دے رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم کبھی بھی پاکستان اور اسپین کے آئین کو وائلیٹ نہیں کرتے، نہ کرنے کا کبھی سوچا ہی۔ یہ میرا ملک ہے، اگر مجھے تحفظ دے رہا تو میں اس کا سب سے بڑا دائی بھی ہوں، اس ملک کا سب سے بڑا محافظ بھی ہوں، تو میں کیوں اس ملک کے خلاف؟ جہاں میرے بیٹے پڑھ رہے ہوں، میرے بچے یہاں پر ہوں، میرا گھر یہاں پر ہو، میری زندگی کا مستقبل یہاں پر ہو، تو میں کیوں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا کہ جس سے میرے ملک کی بدنامی ہو؟ لیکن جاتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں گا، کمیونٹی کا مثبت چہرہ کمیونٹی مل کر بناتی ہے، اور اس مثبت چہرے کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمیونٹی اکٹھی ہو کر کام کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں نیوٹرل ہوں، جو ہوتا ہونے دے، کوئی سرکاری افسر آئے یہاں پر اور کمیونٹی کے چہرے پر کالک مرکل چلا جائے اور آپ کہیں کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں تو خاموش ہوں، میں تو اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا۔ آپ کس معاملے میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، یہاں 3 فیڈریشن اور 20 ایسوسیشنز ہیں، اس کے علاوہ 20 لیڈرز ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ بہت بڑا مدبر اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا تو مسائل کو حل کرنے کی طرف آئیں، مسائل کو بڑھانے کی طرف نہ آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ ہم سب کا ہم یوناس